हेलो फ्रेंड्स, आजकल हम काफ़ी न्यूज़ सुनते हैं कि कंपनी अपना बोनस, डिविडेंड्स राइट्स इश्यूज़ लेके आ रहे हैं। सो काफ़ी टाइप के कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजदर, मैनेजिंग पार्टनर एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस। सो आज हम बात करेंगे एक राइट्स इश्यू की प्लेबुक की, एक ऐसे फ्रेमवर्क की जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू हैव टू गो फॉर अ राइट्स इश्यू एक्सरसाइजिंग और नॉट, और आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रेमवर्क को, सबसे पहली बात ये आ जाती है यहाँ पे कि हमेशा जब एक राइट्स इश्यू होता है, तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई आई शुड बी एबल टू मेक मनी। नाउ देयर कुड बी एन केस, से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली एन एयरटेल केस एंड देयर कुड बी एन वोडाफोन आइडिया केस। दोनों ने राइट्स इश्यू लाए। वन हैज कम विद अ राइट्स इश्यू इन 2021 और एक ने 2019 में लाया। इसके रिटर्न 210% हो गए, इसका माइनस 90% का कैपिटल लॉस हुआ। नाउ द डिफरेंस इज एक्चुअली नॉट लक, इट इज अ डिसिप्लिन्ड एनालिटिकल प्रोसेस। कैसे, क्यों? आज हम बैकड्रॉप में तो कह सकते हैं कि भई ठीक है, अ, इन्होंने ये इश्यू की, में ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। बट द मेन क्वेश्चन इज व्हेन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ राइट्स इश्यू, डिड यू एक्सरसाइज इट और यू डिड नॉट एक्सरसाइज इट? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? बैकड्रॉप पे तो हम सब एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई 290% का रिटर्न आया है, 90% का रिटर्न लॉस हुआ है। अगर अब आपके पास आज कोई भी राइट्स इशू का आता है केस, सो व्हाट शुड बी योर वे फॉरवर्ड? व्हाट आर योर फोर लॉजिकल स्टेप्स और ऑप्शंस दैट यू नीड टू गो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, our job is to go from complexity to clarity. So therefore there is actually a four part of decision framework that you need to look. First and foremost, you have to master the mechanics, understand the rules of the game. Rights issue क्यों आ रहा है, क्या ला रही है कंपनी, कंपनी को क्या मिल रहा है उससे, आपको क्या मिल रहा है उससे। दूसरी बात है, हाउ वुड यू एग्जीक्यूट दैट डिसीजन? सो देयरफॉर यू हैव टू एनालाइज, जो मैं आपको कह रहा था, फोर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस दैट यू आर हैविंग, एंड देन फ्रॉम देयर यू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू। बट व्हेन यू आर एनालाइजिंग द फोर चॉइसेस, आपको ये भी देखना है कि आर यू एबल टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट? इज देयर एनी मास्टर वैल्यूएशन एंड द डाइल्यूशन? You have to master both valuation as well as the dilution of it. So therefore, then comes the spot the signals. You have to identify the critical red flags and also to identify the success patterns. आपको कैसे पता चलेगा कि आप जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगा रहे हो या एक हारने वाले घोड़े पे? तो आज के हम वीडियो में यही चीज देखें। तो सबसे पहली बात यह होती है कि जितने भी आजकल के राइट्स इश्यू आते हैं, ये काफी फास्टर भी हो गए हैं और फुली डिजिटल भी। सो अब जो फ्रेमवर्क जो मार्च 2025 से पूरे पीरियड को 317 दिन से रिड्यूस करके 23 वर्किंग डेज तक लाया। सो देयरफॉर यू आर हैविंग फास्टर एंड मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नाउ अब इस चीज में जो ये आपको राइट्स एंटाइटलमेंट का जो ट्रेडिंग विंडो होती है, ये 23 दिन की होती है। बट इसमें कुछ मेन टर्म्स हैं जो आपको समझनी है बिफोर यू वुड बी एबल टू टेक कॉल। फर्स्ट इज राइट एंटाइटलमेंट। राइट एंटाइटलमेंट क्या होता है? इट इज अ ट्रेडेबल dematerialized security which is representing your right to subscribe. Rights entitled means you are entitled to exercise your right. Impact kya hai? An active asset is to be managed and it is not a passive option. That means you have to exercise it or even not to exercise it. Then there comes a TERP, which is theoretical X price, X rights price, which is a benchmark for the post issue fair value. Issuance के बाद फेयर वैल्यू क्या होती है और उस पे कैसे हम आते हैं, दिस इज व्हाट इट इज योर की मेट्रिक फॉर असेसिंग द राइट्स एंटाइटलमेंट वैल्यू। इशू प्राइस के बाद का राइट्स एंटाइटलमेंट वैल्यू को आप कैसे आइडेंटिफाई। तीसरा, ये तो आप सब जानते हैं, एएसबी है, इट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट। जब भी आप प्री आईपी सपोज जब भी आप आईपीओ अप्लाई करते हैं, तो एसबा के थ्रू ही होते हैं, फंड्स ब्लॉक किए जाते हैं, डेबिट नहीं हो जाता जब तक कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है। सो दिस इंप्रूव्स योर कैश फ्लो एफिशिएंसी। Now, this is the first part. Now, the second step comes, you have actually four choices. अब बात ये आती है कि चार choices हैं क्या मेरे पास? पहली बात, you can exercise your right to buy new shares. Suppose आपके पास for every 20 shares you have got 4 shares of rights issue. So you can exercise कि ठीक है भाई, मुझे चार के चार shares buy करना है. I want to exercise. Second is you can monetize. अब है कि you have got a right to buy 4 shares. So now you can sell your rights entitlement. ये जो आपके पास फैसिलिटी या बेनिफिट आया है बिकॉज बीइंग ए स्टॉक होल्डर, यू कैन शेयर दीज राइट्स एंटाइटलमेंट फॉर अ प्राइस।
you want to exercise it fully, but in which condition? For example, if there are very strong conviction holding stocks, भाई stock बहुत बढ़िया है, company बहुत अच्छी है, I want to hold it for a long term and you are very convinced about it, और rights normally हमेशा discount price पे आता है, तो आप कोशिश करते हैं भाई discount पे तो company दे ही रही है, तो मैं discount to the current market price ले लूं, so I am very convinced about it, and they are a very strong fundamentals and attractive terms, so therefore I will love to go for full subscription. Now the question comes, you want to sell your rights and rights. You are not willing to exercise it. तो आप कहते हो ठीक है, I have got a rights entitlement. Why not I make a money out of it? So you want to capture the value without further investment. Or if the conviction has weakened. Suppose you are not convinced about it. You are saying कि भाई ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, दम I'm not bullish on it to that extent. So you can sell your entitlements. Then is you want to buy more entitlements. Now you might have got 5 entitlements, 5 shares ka, but you want to have 25. So you can strategically accumulate a position at a favorable effective price. So you will buy the rights entitlement so that you can exercise higher quantity of the shares that you. एंड अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे राइट्स को लैप्स करना, आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ द थ्री थिंग्स, यू शुड अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट. This is a surrendering value for a zero compensation. You are not doing anything and you are losing. Either you invest and get the stock at a discount for which you are very convinced about, or you simply sell it. It's as simple as that. Why you are going to get it lapsed? Because it is a शेयर वैल्यू लॉस फॉर यू. सो देयरफॉर अगर आप एक तरह से देखा जाए, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, आप क्या डिविडेंड, बोनस, कॉर्पोरेट एक्शंस, कैपिटल गेन्स, इनकम, इसी के लिए तो करते हैं इन्वेस्ट. अब सपोज कोई कंपनी राइट्स एंटाइटलमेंट के साथ आई है और आप नहीं चाहते एग्जीक्यूट करना, तो यू सेल दोज राइट्स एंटाइटलमेंट, गेट सम मनी आउट ऑफ इट. सो देयरफॉर अब बात आती है कि विच फैक्टर्स और चेकलिस्ट शुड आई हैव while to do this. First and foremost, you have to see what is my discount to current market price. No, technically it should be greater than 20%. What does this mean? This provides you the meaningful margin of safety. Now you know that margin of safety is a concept very much propounded by Warren Buffett. So if there is a discount of 20% to the currently trading market price, then it's a good step. Okay, thumbs up. Second is promoter participation. Now promoter कहता है कि भाई yes I am coming 100% unconditional into it, so that means he has an ultimate skin in the game and he and you both are aligned towards the long term prospects of the company. So promoter अगर अपना पैसा नहीं लगा रहा है लेकिन आपसे पैसा ले रहा है, so then there is a catch to it. Then there is a use of funds. Now it is specific and accretive. What does this mean? भाई आप rights entitlement की तो आप किस लिए कर रहे हैं? भाई I want to reduce the debt so that एडुकेसी आए, या मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा हूँ कंपनी का बढ़ाने में, बट आई एम नॉट डूइंग इट ऑन ए वेग कॉर्पोरेट purposes. I'm not going for a vague corporate purposes. So if the use of funds is something which could either reduce its debt outflow, so therefore make it more healthy and operating leverage ज्यादा better होगा, और दूसरा ये अगर वो कैपेक्स बढ़ाए तो वो भी आगे जाके. So therefore the next thing that comes on to it is financial health. The return on capital employed has to be greater than 12% and the stable debt to equity ratio, that means fixed debt to equity ratio, should be as less as possible. This means the company is fundamentally strong. Now, what is an industry outlook we are looking at? We are looking at a very positive industry outlook. The industry should also be very competitive and also should have a space grow. So there is not a, you can say, competitive pricing, and there is discounting and self-sabotaging now. So industry should be growing. The capital is being deployed into a favorable environment. So it's not like that कि आपने as a part of new startups की तरह पैसा raise कर लिया और आप discounting पे खर्च कर रहे हैं. So that is not what we have to look into. Now, if these conditions are not met, your rights entitlement is often superior to strategic choice. So आपकी rights entitlement is superior to strategic choice. So that means you can sell that. If this is not happening, sell it to somebody else for the premium. Now the next question comes at, okay, this is totally fine. Now how should I quantify the new price and my diluted stake? Okay. So when we come now, here is what comes with a serious money. नॉर्मली एज एन इन्वेस्टर आप ये सोचते होंगे कि यार मैं करूं या नहीं करूं, बट वाइल आप करो या नहीं करो, बट आपको मैकेनिक्स तो समझना आना चाहिए कि भाई पैसे पे, नंबर पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है. तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस. ठीक है, इसका सेकेंड टर्म था. सो जो एन इंटू पी, एन हो जाता है आपका एग्जिस्टिंग शेयर रेशियो में दिए. अगर हम एन प्लस एम की बात करते हैं, इट इज 25 प्लस 3 एट द बॉटम.
Okay, when you work at it, the worked example comes to around 2440. ठीक है, ये आपका एक्स प्राइस रेशियो आता है कि भाई होने के बाद एक्स राइट्स होने के बाद एक्चुअल प्राइस क्या ये आ रहा है। आपका प्राइस क्या 2517 था, जितने भी शेयर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 2440 आ रहा है। अब आपको ये समझना है आपका डाइल्यूशन इम्पैक्ट क्या। नॉट सब्सक्राइबिंग इज एन एक्टिव चॉइस टू रिड्यूस योर प्रोपोर्शनल ओनरशिप। सपोज आप कहते हो कि भाई मुझे राइट्स ओनरशिप ली, तो इसका मतलब क्या, जो शेयर आपको एक्स्ट्रा आने थे वो नहीं मिल रहे, लेकिन नए शेयर्स तो इशू हो रहे हैं, सो दैट मीन्स समबडी एल्स इज बाइंग इट। सो जो नए शेयर इश्यूज हो रहे हैं वहां पे स्टेक ज्यादा जा रहा है, आपका जो पहले ओनरशिप थी वो कम हो रही है। तो जब आप कहते हो कि भाई राइट्स इशू के बाद मेरी ओनरशिप कितनी है, सपोज आज की डेट में आप कहते हो भाई मेरी 2% ओनरशिप है, जितने भी शेयर्स हैं कंपनी के, आई होल्ड 2% ऑफ द शेयर्स। अगर मेरे पास 2 शेयर है और कंपनी के टोटल शेयर्स मार्केट में 100 चल रहे हैं, सो 2 डिवाइड बाय 100 हुआ, 2% इज माय ओनरशिप। नाउ अगर हम अदानी का केस लें 3:25 के रेशियो में, हम ये पकड़ते हैं कि भाई ये फॉर्मूला, सो दिस कम्स आउट टू बी 25 डिवाइडेड बाय 28, क्योंकि 25 आपका एक्जिस्टिंग शेयर रेशियो था। तो 25 डिवाइडेड बाय 28, सो दिस हैज कम टू अराउंड 89.3%। ठीक है, an investor who is holding around 2% of the company pre-issue would now see their stake fall to around 1.7 quantum of ownership. So therefore now the framework in action is, हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज 2020, which is actually a gold standard case. This is a case study that we would love to discuss with you. They were providing a discount of 20%, 14%, which was less than 20%, which we have already mentioned. However, the promoter participation at that time was 100% and unconditional. So this was very crucial for the confidence signal कि भाई कंपनी कह रही है भाई कोई शर्त नहीं है, बगैर शर्त में 100% पार्टिसिपेट कर। नाउ अब सवाल आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ फंड्स। वो किस लिए यूज कर रहे थे राइट्स इशू जब उस टाइम लाया था, बिकॉज दे वांटेड टू अचीव जीरो नेट डेट, because you know that at that time Reliance Industries, Geo and all those things coming, and they wanted to clear their debt. It was therefore use of funds was clear, it was strategic, it was shareholder friendly. अगर आप zero net debt की बात कर रहे हैं और नए businesses में पैसा कर रहे हैं, so it is something which is going for the benefit of all shareholders. So therefore what was the underlying business? The underlying business was strong strategic stake sales in Geo platforms, which was happening concurrently. सो बिकॉज तब वो जियो को रिलायंस से बाहर निकाल रहे थे, एंड ये उसी टाइम की बात है। सो व्हाट वाज द आउटकम? इन द आउटकम वाज दैट इन द 12 मंथ रिटर्न फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन टाइम ऑफ द राइट्स इशू वाज अराउंड 70 to 75%. इट वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड इट वाज वैलिडेटिंग द मार्केट कॉन्फिडेंस। सो नाउ अब बात आती है कि what is the flip what happened on the other side, on the other cases. So if we consider the two cases like Vodafone Idea in 2019 and we consider the Yes Bank in 2020, अब इसमें सीन क्या था? If we see the Vodafone Idea, they were looking at a discount of 61%. Now you would see that okay, whatever the current market price is, we are getting the rights issue as 61% discount. So that itself is a sign of desperation. They desperately needed money. So the ratio of rights issue was 87 is to 38. Now it was existential funding. They wanted to have it because their existence was at stake and it was not a growth capital. So therefore, प्रमोटर कमिटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इट वाज एक्सेप्शनली कैप्ड एट फ्यूचर सपोर्ट। तो मतलब भाई अभी हम कर रहे हैं, हम फ्यूचर सपोर्ट हमसे भरोसा नहीं। सो इट वाज कंडीशनल। So when you say conditional, it was a clear warning for an exit intent. They wanted to exit out of it. They didn't want to continue it further to the last man, last bullet. So therefore, what was the outcome? Outcome was 90% capital destruction. Now, on the other side, if you see the another case, which was happening in the banking sector, was the Yes Bank. The context was that there was an RBI moratorium. The governance, if we see that the founder was already arrested and there was an integrity collapse. If we see the dilution was 94.7% because initially the previous shareholder had absolutely been wiped out. So what was the outcome of it? So the stock closed beyond below the issue price on the same day. So this happens when you don't follow the checklist that we had already provided you. So therefore, the question arises, there is a very crucial case where you have to turn the entitlements into an opportunity. And it has to be through active trading. You have to trade your rights entitlement. So your rights entitlement is a tradable asset. So rights का जब आपको आता है, okay, you have a rights issue and you are entitled to rights issue, it does not mean whether you want to exercise or not to exercise. It is also a tradable asset. It is not a passive option. It's absolutely not a passive option. Now the inaction is guaranteed. The loss of so if you don't act on it, it is a guaranteed loss of your intrinsic value. So therefore, what is the underlying premise?
मूल तत्व क्या है? मूल तत्व ये है कि भाई राइट्स एंटाइटलमेंट आपको आए हैं तो आप मोनेटाइज करो वैल्यू। इफ यू वांट टू मोनेटाइज द वैल्यू, यू नीड टू सेल द राइट्स एंटाइटलमेंट व्हेन यू लैक कन्विक्शन और द कैपिटल फॉर द मेन रीजन। सपोज या तो आपके पास पैसे नहीं है या आपको कन्विक्शन नहीं है। इन बोथ द केसेस, अगर आपके पास कन्विक्शन और कैपिटल दोनों नहीं है, देन यू शुड एक्चुअली, इवन a low price is better than zero. You can then trade it, trade your rights entitlement to make money. So then there's another thing, seek arbitrage. You can buy rights entitlement on the open market when they trade at a significant discount to their theoretical value. Now, even if you want to take an arbitrage benefit out of it, so rights entitlement पे you can still buy it at the open market at a significant discount to the theoretical value. तो आपके पास theoretical value तो आपके पास ये details है calculation में, so you can use this. And the third thing is जो कि very sophisticated investors के लिए ऐसा assist करते हैं, which is called as tail swallowing strategy. Now it is purely for sophisticated investors. What they do, they sell just enough of your right entitlements to raise the capital needed to subscribe your remaining entitlement. मतलब कोई कहेगा भाई मुझे राइट्स एंटाइटलमेंट एक्सरसाइज करनी है बट आई वांट टू हैव नील कॉस्ट एडिशन टू द होल्डिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टेल स्वेलोइंग स्ट्रेटजी। दिस इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर, ये करने आऊंगा, दैट इज अनदर 1 hour ऑफ सेशन on it. So the point is, for the astute investors, we guide them with the tail swallowing strategy. But these are the three things in which you can actually go for an active trading when we talks about the rights entitlement. So therefore, if we say that theoretical value of your rights entitlement is this much, your buy opportunity zone or the arbitrage is below this price, and your selling should be above this price. This is the market price of your rights entitlement. So these are the things you need to understand while you are working on rights entitlement and what. अब देखिए बात आती है understanding the tax impact. So there is scenario one, you are the original shareholder and you sell your rights entitlement. So now cost of acquisition is nil. सीधी सी बात। Taxable amount की बात, जो entire sale proceeds आती हैं, they are treated as capital gains. Now the detail is the gain is classified as long term or a short term based on the holding period of your original. अब आपके ओरिजिनल शेयर्स शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके बेसिस पे राइट्स एंटाइटलमेंट का सेल का गेन को टैक्स किया जाता है एंड नॉट ऑन द राइट्स एंटाइटलमेंट इशू। दूसरा सिनेरियो लिया जाएगा कि इफ यू आर बाइंग राइट्स एंटाइटलमेंट, आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास 5 शेयर का राइट्स एंटाइटलमेंट था, मैं 20 शेयर बाहर से ले रहा हूँ, आप वो, सो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, एंटाइटलमेंट का जो परचेज प्राइस है प्लस जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है, क्योंकि वो तो आपको देना पड़ेगा। So this is your total cost of acquisition. Now the holding period starts fresh from the date of the new shares. So therefore, from the post July 2024, we know that the long-term capital gains greater than 12 months has become 12.5%, or the gains above 1.25, and for short-term capital gains less than 12 months has been around 20%. So therefore, we now come to the final red flag checklist. What does this mean? Is the discount excessive? क्या अब हम तो कहते हैं 20% होना चाहिए कम से कम, अगर कोई 40% दे रहा है, it signals desperation and not an opportunity. So don't fall for that. Is the promoter commitment conditional or hedged? Is it doing conditional or they have already hedged? So you have to look when you're looking through the document for rights entitlement, you have to look for words like up to or limited to. ये दो words हैं तो भाई समझ लो conditional है. Promoter's commitment is unconditional is one thing. Promoter's commitment is up to so and so or limited to so and so simply means that it is a non-conditional. So it is not unconditional, it is conditional, so therefore is a red flag. So is the use of funds vague or for general corporate purpose? So अगर वो clarity नहीं आ रही है use of funds या general corporate purposes की बात कर रहे हैं, then again no. Are the recent credit ratings downgrade or auditor warnings आई हैं? Has the independent director recently resigned citing governance concerns? Is the business fundamentally unprofitable with no clear path of turnaround? Is the rights issue ratio extraordinary different? Like we are talking about, say, 1 share for every 2 existing, for example. So extraordinary तरीके से तो नहीं rights issue किया. So if you see that, then you can see yes, there is actually a red flag in rights issue. So therefore, there are 3 governing principles that we suggest all our investors for the rights issue success. First, you have to trust the actions and not the words. Unconditional 100% promoter participation is the single most powerful signal
of alignment and confidence. Secondly, the discount is inversely correlated with quality. Yes, more discount means desperation. Yes, moderate discounts, 10 to 25%, they reward shareholders. Extreme discounts are a subsidy for a rescue. So now, the third point is never let value evaporate. What does this mean? Actively manage your rights entitlement. Don't let it evaporate. Selling for a nominal amount is actually better than lapse, because ये आपके पास rights entitlement है. It is a way you can add value to your bottom line. So therefore, so now you guys have the framework to make superior decisions. So a rights issue is no longer a reactive question. Should I buy, sell, or exercise the rights entitlement? That is what this your decision framework should be. And with this presentation, we have tried to address those things. So friends, while nothing of this here is a recommendations, but it is a normal framework which many of the investors are actually not aware of. And with this framework, I wanted to actually provide you an insight of how an investor should actually look forward to rights entitlements to be used so that it adds an accretive value to your portfolio. Thank you so much. This is Rajadar signing off. Have a great day.